तो अब हमारा टॉपिक होगा कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ हिंदी में क्या कहेंगे इसको? कूलॉम का नियम। कूलॉम कौन है? कूलॉम कौन है? साइंटिस्ट। क्या बताया उसने? कूलॉम ने हमें क्या बताया? कूलॉम ने हमें ये बताया कि भाई आपने आवेश के बारे में तो पढ़ लिया, तो अगर कहीं पे आवेश है तो उसका ये मतलब है, सबसे पहले आवेश क्या है? आवेश किसे कहते हैं? आवेश का मतलब है कोई भी एक अणु जिसके अंदर परमाणु होंगे, पता है ना? इन परमाणुओं में से किसी एक परमाणु को उठाओ और उस परमाणु में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दो, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। और अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर ले आएंगे तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है तो ये अपने चारों तरफ एक विशेष प्रकार का क्षेत्र बना लेगा। क्षेत्र बनाने का मतलब क्या है? इसके चारों तरफ ऐसा एक फील्ड बन जाएगा कि उस फील्ड में अगर कोई अन्य इसी तरह का आवेश आया, सपोज ये पॉजिटिव है, तो अगर कोई पॉजिटिव आवेश इस क्षेत्र के अंदर आया तो ये उसको रिपेल करेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज आया तो अट्रैक्ट करेगा। बताया थी ये बात तुम्हें मैंने? ये क्षेत्र के अंदर है कि बाहर है? अभी तो फिलहाल बाहर है। अगर मैं इस फिगर के अकॉर्डिंग देखूं तो ये इसको कुछ नहीं करेगा, ना तो इस पर रिपेल करने का काम इसका, ना अट्रैक्ट करने का। बट अगर ये फील्ड के अंदर आएगा तो सब कुछ होगा। क्लियर है? अगर इतना पता है तो फिर आगे कॉमन सेंस की बात है कि अगर एक क्षेत्र है जिस आवेश के चारों तरफ, उसमें कोई दूसरे को लेके आओगे और उसको वो हटा रहा है दूर या खींच रहा है, तो कोई बल ही तो लग रहा होगा उनके बीच में। वो बल बताया हमें कूलॉम में कि कितना लगता है। समझ आई बात कि नहीं आई? दो आवेश कौन से? एक Q1 है और एक Q2 है। दो आवेश Q1 Q2। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये शर्त है कि दोनों के दोनों, कुछ शर्त है इस लॉ की। पहली क्या शर्त होगी, कुछ सोच के बताओ। यानी कि अगर मैं कंडीशंस लिखूं तो कंडीशंस क्या होंगी? कंडीशंस ये होंगी, फर्स्ट शर्त कहते हैं शर्तें, कि दोनों के दोनों आवेश Q1 और Q2 कहां होने चाहिए? एक दूसरे के फील्ड में होने चाहिए। समझ में आ रही बात? अगर सपोज इसके और उसके बीच में बहुत ज्यादा गैप है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो क्या होगा? कोई बल ही काम नहीं करेगा। अभी नहीं समझाया था मैंने? कोई आवेश है तो उसके चारों तरफ एक लिमिटेड क्षेत्र में ही एक फील्ड होता है, और एक दूसरा आवेश है उसके भी लिमिटेड क्षेत्र में एक फील्ड होगा, और दोनों एक दूसरे के फील्ड में नहीं है तो उनका कोई काम नहीं कर रहा आवेश, क्योंकि उनके बीच की दूरी कितनी मानी जाएगी? फिर उनके बीच की डिस्टेंस कितनी मानी जाएगी? अनंत। देखो अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं, अब अगर कोई आदमी सड़क पे जा रहा होगा तो उसे पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, तो उसके लिए हम कहाँ हैं? अनंत पे हैं। अब ये मत कहना अनंत दूरी तो इतनी होती होगी जो नपती भी ना होगी, ऐसा कुछ नहीं है। अनंत का मतलब है जहां पे हमें पता नहीं है, अज्ञात भी कह सकते हो उसको। तो अगर दोनों फील्ड एक दूसरे के, मतलब दोनों आवेश एक दूसरे के फील्ड में नहीं है, तो ये कहां माने जाएंगे? अनंत पे। समझ गए? अब बहुत बोला हो जाएगा ऐसा फिजिक्स में कि अनंत पे अनंत पे, तो अनंत का मतलब क्या हुआ? वो उसके फील्ड से बाहर है बस, चाहे जस्ट फील्ड के बाहर ही हो। जैसे इस कमरे के बाहर अगर कोई है तो वो हमारी क्लास का पार्ट तो नहीं है ना, तो वो क्या हो जाएगा? आउट ऑफ द क्लास है, तो इसका मतलब है वो अनंत पे है हमारे लिए। उसे कुछ नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, या हमें कुछ नहीं पता वो क्या कर रहा है। क्लियर है? तो ये दो आवेश है Q1 और Q2, इनके बीच की कुछ डिस्टेंस भी होगी। मैं थोड़ा सा Q2 को दूर कर दूंगा, ये Q2 यहाँ पे है। इनके बीच में एक डिस्टेंस है, एक दूरी है, और वो दूरी क्या बोलते हैं हमने? R। समझ आई बात? दो आवेश Q1 Q2, इनके बीच की दूरी R है। अब इसमें सबसे पहले काम ये है कि दोनों आवेश कहाँ होने चाहिए? दोनों आवेश एक दूसरे के क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, एक दूसरे के वैद्युत क्षेत्र में होने चाहिए। क्लियर? दोनों आवेश एक दूसरे के वैद्युत क्षेत्र में होने चाहिए, यानी कि ये अगर आवेश एक क्षेत्र है तो इसके साथ एक दूसरा क्षेत्र होगा, उसमें ये आवेश होने चाहिए एक दूसरे के। दूसरा सेकंड पॉइंट, जो इनके बीच में बल है वो ये आवेश इस पे लगाएगा और ये आवेश इस पे लगाएगा, तो ये आवेश जितना बल इस पे लगाएगा और ये आवेश जितना बल इस पे लगाएगा वो दोनों आपस में समान होंगे, क्योंकि हमें कूलॉम ने ये बताया है कि जो दोनों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, यानी कि जो वो F है वो किसके प्रोपोर्शनल है? वो जो बल है वो प्रोपोर्शनल है दोनों आवेशों के गुणनफल के। ठीक, इन दोनों को गुणा करोगे तब जाके वो निकलेगा। इसका मतलब है कि इन दोनों का जो गुणा करके आएगा, अगर वो ज्यादा मान आया तो आवेश ज्यादा लगेगा, और अगर कम मान आया तो कम लगेगा। सिंपल मतलब है कि अगर आवेश बड़े बड़े होंगे तो बल ज्यादा लगेगा, और आवेश अगर छोटे छोटे होंगे छोटा बल लगेगा। छोटे बच्चों की छोटी लड़ाई होती है,
और बड़े आदमियों की, बड़ी बड़ी पार्टीज की, बड़े बड़े देशों की, जितनी बड़ा बनता चला जाएगा एक सिस्टम, उतनी बड़ी ज्यादा फाइटिंग होगी। ऐसे इनके बीच में जो बल लग रहा है, जो आकर्षण या प्रतिकर्षण है, अगर ये छोटे हैं तो छोटा होगा, बड़े हैं तो बड़ा होगा। क्लियर था? तो अब अगर इनके बीच में बल लग रहा है तो वो दोनों गुणनफल बराबर करता है। अब मान लो इसका 3 है वैल्यू, इसकी 5 है, तो 3 पंजे 15, 15 से मल्टीप्लाई होगा आएगा, तो 15 इस पे लगेगा, 15 इस पे लगेगा, दोनों पे एक सा लगेगा, अलग अलग नहीं लगेगा। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या हुआ, दोनों आवेशों पर बल का मान समान होगा, दोनों आवेशों पर। ठीक है, जो बल लग रहा है एक दूसरे पे वो समान होगा। कोई तुमसे बोलेगी ये आवेश 50 कूलम का है, एक 5 कूलम का है, तो बताओ 5 वाला 50 पे ज्यादा लगेगा, 50 वाला 5 पे ज्यादा लगेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों पे सेम लगेगा। 50 वाले पे उतना ही, 5 पे। क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना इनका। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? थर्ड पॉइंट ये है कि जो आवेश लगेगा वो आवेश अगर रिपल्सिव होगा, यानी कि एक दूसरे को दूर दूर भगाएंगे, तो क्या होगा? अगर एक दूसरे को दूर दूर भगाएंगे तो क्या होगा? ये जो बल लगाएगा इस पे, वो इस साइड में लगाएगा। फिर अगर ये रिपल्शन होगा इनके बीच में तो क्या होगा? रिपल्शन होगा तो ऐसा फोर्स लगेगा ना। कौन सा किस पे बल लगा रहा है बताओ? बल किस पे लग रहा है? दूसरे पे। किसने लगाया? फर्स्ट ने। ये लिखने का तरीका होता है। अगर कहीं पे F21 लिख रहा है, इट मींस फोर्स इज अप्लाइड बाय 1 ऑन 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अगर मैं F21 लिख रहा हूं तो इसका मतलब है फोर्स 2 का लग रहा है और 1 ने लगाया है। समझ आई बात? अगर इधर देखें कि भाई इनके बीच में अगर अट्रैक्शन है तो रिपल्शन है, तो फोर्स इस पे लगेगा, वो इस पे भी लगाएगा, इस पे भी लगाएगा, मतलब है फर्स्ट पे लगाएगा कौन? सेकंड। सो दिस इज 1 2। समझ में आ रही है? अगर इसका फोर्स 1 2 है, इसका फोर्स 2 1 है, तो ये तुम्हें दोनों समझ में आ गए कैसे कैसे लग रहे हैं। अच्छा, इनकी डायरेक्शन कैसी है? अच्छा, एक बात और, अगर मैं ये कहूं कि इस वाले को पॉजिटिव कर देते हैं और इस वाले को नेगेटिव रहने देते हैं, इसको नेगेटिव कर देते हैं, इसको पॉजिटिव कर देते हैं, तो बताओ ये नेगेटिव ये पॉजिटिव क्या ऐसा फोर्स लगेगा जैसा आप लगा रहे हैं? फिर इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा ना ऐसे। क्लियर? तो ये जो फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन का हो चाहे रिपल्शन का हो, लग तो इसी लाइन के रेस्पेक्ट रहा है ना, इसी लाइन के अलोंग, एक्सिस के, यानी कि इनको दोनों को मिलाने वाली रेखाओं के अलोंग। अलोंग को हिंदी में क्या बोलेंगे? अनुदिश। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखाओं के अनुदिश बल लगता है, चाहे तो वो बाहर की तरफ लगेगा चाहे वो अंदर की तरफ लगेगा। समझ आएगा? ऐसा नहीं हो सकता कि एक तो बाहर की तरफ लग रहा है एक तो अंदर की तरफ लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि एक बाहर की तरफ हो गया तो एक अंदर की तरफ हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। बताओ क्यों नहीं पॉसिबल है? ये अगर बाहर जा रहा है तो पक्का ये भी बाहर जा रहा होगा, ऐसा नहीं कि अंदर आएगा। तो हमारा अगला पॉइंट क्या बनेगा? थर्ड पॉइंट क्या बनेगा? बोलो। बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। ठीक है, दोनों आवेशों को जब रेखा है मिलाएगी उसके अनुदिश कार्य करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ एक पॉइंट और बचा। वो पॉइंट क्या है? ये जो आवेश है, चाहे तो ये आकर्षण होगा तो दोनों ऐसे लगेंगे, ऐसे अंदर की तरफ। अगर आकर्षण बल हुआ तो समझ में आएगा, ऐसा हो जाएंगे अंदर की तरफ, ये इधर ये इधर, तो फिर भी विपरीत है ये, और अब भी ये विपरीत है, तो बल हमेशा क्या होगा? तो हमें क्या लिख सकते हैं? दोनों बल सदैव परस्पर विपरीत होंगे। समझ आई बात? दोनों बल विपरीत होंगे, या तो इधर ही लगेंगे अंदर की तरफ तब भी विपरीत दिशा है, और या बाहर की तरफ लगेंगे तब भी विपरीत दिशा है। ये सारे पॉइंट समझ में आए तुम्हारे हैं? अब आते हैं कि कूलॉम ने हमें क्या बताया। सबसे पहले तो आवेशों के मध्य आकर्षण प्रतिकर्षण बल जो लगता है उसका फर्स्ट पॉइंट है ये कि जो बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के बराबर होता है। चाहे आप गुणा लिखो मत लिखो, सब फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों आवेश गुणा है। कब फर्क पड़ता है? क्रॉस और डॉट वाले पे, जब दोनों वेक्टर हों। ठीक है, सदिश हो, अभी सदिश तो है नहीं, हमें पता है पहले से, ये तो अदिश है तो डॉट लिखो चाहे क्रॉस लिखो फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लिखो। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर दोनों बल हैं और इनके बीच में इससे हम निकाल देंगे तो दूरी का भी कुछ मैटर होगा। दूरी का क्या मैटर है बताओ जरा? फोर्स जो है वो दोनों के बीच की दूरी जो है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, दोनों की दूरी के वर्ग के। तुम्हें समझाई थी मैंने। अच्छा, अगर ये डायरेक्ट दूरी के होता तो इससे क्या मतलब था? जितनी दूरी में चेंज उतना बल में चेंज, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रही है?
दूरी में अगर चेंज आया तो बल में चेंज उसके पावर के, उसकी डबल पावर के बराबर आएगा चेंज। मतलब अगर मैं दूरी को दोगुनी कर दूं, दोगुनी कम कर दूं, तो क्या बल 2 गुना बढ़ जाएगा? ना, बल 4 गुना बढ़ेगा, क्योंकि 2 की पावर 2 बढ़ानी पड़ेगी। नहीं समझ में आई? अगर मैं 5 गुना करता हूं दूरी को ज्यादा, 5 गुना दूरी कम ज्यादा, तो बल कम होगा, पक्की बात है। तो क्या बल 5 गुना कम होगा? 25 गुना कम होगा, इतना फर्क पड़ेगा। क्लियर? तो ये इन दोनों का मीनिंग हो गया कि ये हो गया। अच्छा, अब इन दोनों को मिला के, तब दोनों को मिलाकर हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं जो फोर्स है हमारा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? दोनों को कंबाइन कर दो, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? Q1 Q2, तो ऊपर हो जाएंगे और नीचे क्या आ जाएगा? R²। तो ये हमारी एक तैयार होगी नींव। अब इसके बेस पर आगे चलेंगे हम। इतनी बात समझ में आई? दोनों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बल है। अब अगर हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं, परंतु हमें कोई एक तो कांस्टेंट लगाना पड़ता है। आई थिंक पता होगी तुम्हें ये बात। जब भी ये हटता है प्रोपोर्शनल, तो ये क्या बताता है? प्रोपोर्शनल क्या बताता है? कि बल इन पे निर्भर करता है। ये नहीं कहता कि बल इनके बराबर है। अगर मैं कह दूं A प्रोपोर्शनल B, तो इसका मतलब क्या है? A B के बराबर है ना? A बढ़ेगा तो B बढ़ेगा, A घटेगा तो B घटेगा, यानी कि इस पर निर्भर कर रहा है। ये इसके बराबर नहीं है, ये निर्भर कर रहा है इसके। और अगर हम इक्वल लगा देते हैं तो फिर सूत्र बन जाता है बराबर। अब ये सूत्र नहीं है, अभी तो एक कॉन्सेप्ट है बस। अब सूत्र बनाएंगे इसका बराबर लगा के, तो कुछ कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। वो कांस्टेंट क्या होता है? के। के को क्या कहते हैं? बताओ जरा। के को हम एक नियतांक बोलेंगे, और के को कौन सा नियतांक बोलेंगे? या तुम इसे कूलॉम्स कांस्टेंट बोल दो, तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होती। कूलॉम का नियतांक, कूलॉम्स कांस्टेंट, या इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। याद है? स्थिर वैद्युत, तुम समझाई थी मैंने कल। स्थिर वैद्युत का मतलब है जहां पे बिजली स्थिर रहती हो, आवेश स्थिर रहता हो, तो स्थिर वैद्युत नियतांक। इसको हम स्थिर वैद्युत नियतांक भी कहते हैं। जहां पे कूलॉम लिख रहे हैं वहां पे स्थिर वैद्युत लिखा जा सकता है फिजिक्स में। अब यहाँ पे F = K Q1 Q2 अपन R² में हम देखेंगे K क्या है। अच्छा, सूत्र तो ये बन गया, इतने में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये जो K है, ये K है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब समझते हो तुम क्या होता है? बताओ मुझे। अगर कोई चीज किसी के कांस्टेंट है, उसका मतलब क्या है? मतलब कोई तुमसे बोल दे, तुमने नहीं बोल दिया कि भाई ये कांस्टेंट है। जैसे हम पढ़ते हैं कि V = I, ये ओम्स लॉ है। और यहाँ पे अगर हम R लिख दें I के साथ, तो ये R यहाँ पे कांस्टेंट है। तुमने सुना होगा कूलॉम्स लॉ में, ये तो पढ़ते हैं हम। वोल्टेज जो होता है वो I के प्रोपोर्शनल होता है, तो R लगा कांस्टेंट कर देते हैं इसका। कांस्टेंट होते क्या हैं? कांस्टेंट होते हैं जो एक सिस्टम के लिए, सिस्टम समझते हो जहां पे एक्सपेरिमेंट चल रहा है, उस सिस्टम के लिए उस एक्सपेरिमेंट के दौरान चेंज ना हो। कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, मान लो यहाँ पे पूरे के पूरे में हमको एक्सपेरिमेंट करने लगे इस रूम में, तो यहाँ का जो एयर प्रेशर है अगर वो बार बार बदले तो एक्सपेरिमेंट सही नहीं होगा हमारा। तो उसे एयर प्रेशर को हमें पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो उसे क्या बोलेंगे? कांस्टेंट एयर प्रेशर। इसका ये मतलब नहीं है कि वो दुनिया भर में अब कांस्टेंट हो गया पूरी दुनिया का। समझ में आई बात? उस सिस्टम के लिए पर्टिकुलर उस टाइम पे वो कांस्टेंट है। तो ऐसे ही अगर तुम्हें के वो लगा के कांस्टेंट है, उसकी ये मत समझना कि दुनिया में के की वैल्यू बदलेगी नहीं अब कभी भी, और के सबके लिए कांस्टेंट हो गया। के उस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए जहां पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसके लिए कांस्टेंट हो गया। समझ में आया? अब के की कुछ वैल्यू भी होती है यहाँ पे। के की वैल्यू क्या होती है? के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा के होता है। के = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर इसकी अगर वैल्यू पूछे कोई तो इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। इसकी यूनिट भी होती है कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अगर कूलॉम स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट है के की, तो हम यहाँ पे एक एप्सिलॉन नॉट नाम की चीज देख रहे हैं। भाई 4 पाई सबको पता होगी क्या होती है? कांस्टेंट है, 4 पाई कुछ नहीं है वो। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? ये होती है निर्वात की वैद्युत शीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता क्या होती है? निर्वात की वैद्युतशीलता का मतलब पता नहीं है? मैं बताता हूँ। मान लो ये दोनों आवेश रखे हैं कहीं हवा में रखे हैं। निर्वात तो हवा को ही कहते हैं ना, मतलब जहां पे हवा ना हो। निर्वात या वायु की भी है, या तो निर्वात बोल दो या वायु, दोनों की सेम ही होती है, थोड़ी सी डिफरेंस होता है लेकिन वो नेग्लिजिबल है। तो निर्वात या वायु, निर्वात उसे कहते हैं जहां पे वायु ना हो, कुछ भी ना हो जहां, और वायु उसे कहते हैं जहां पे वायु हो। वायु का मतलब हम यहाँ वायु में तो है। अब इस आवेश को उठा के अगर हम पानी के अंदर रख दें इन दोनों आवेशों को, तो इनके बीच में बल लगेगा या नहीं लगेगा? ये बताओ पहले तो। लगेगा, 100% लगेगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं खत्म हो जाएगा वहां जाके, लगेगा, बट उतना नहीं लगेगा जितना यहाँ लग रहा है। या तो उससे ज्यादा लगेगा या उससे कम लगेगा। ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट है, तो इसका मतलब क्या है? ये कौन है? ये क्या है एप्सिलॉन नॉट?
ये निर्वात की वैद्यशीलता है। अगर एक्सपेरिमेंट निर्वात में किया जा रहा है, इसका मतलब या तो निर्वात में करेंगे, वायु में करेंगे, मतलब या तो एक्सपेरिमेंट ऐसे नॉर्मल हवा में करोगे या स्पेस में जाकर कर लोगे तुम चांद पे, तो तुम इन दो केस में करोगे, तुम एप्सिलॉन नॉट रखना पड़ेगा। बट अगर तुम कहो नहीं हम तो नहीं करते, हम तो तेल के अंदर करेंगे बैठ के, तो क्या होगा, तो फिर हमें अलग से उसके लिए एप्सिलॉन लेना पड़ेगा। एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है एप्सिलॉन जीरो। जीरो का मतलब है जहां कुछ ना हो, जहां या तो हवा हो या कुछ ना हो, तो ये तो है उसके लिए। और अगर तुम एक्सपेरिमेंट हवा या निर्वात के अलावा कहीं करोगे तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, एप्सिलॉन। तुम्हें सुन रही मेरी बात, नहीं सुन रही है? एप्सिलॉन नॉट कब, जब निर्वात या वायु हो, और एप्सिलॉन कब, जब तुम, जब किसी और माध्यम को ले लो, ठीक है, किसी भी अन्य माध्यम के लिए। तो यहां मैं लिख देता हूं, यदि माध्यम निर्वात या वायु से भिन्न हो, इनमें से ना हो, तो क्या करेंगे, तो तुम्हें जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हटाना पड़ेगा और इसके प्लेस पे क्या लिखना पड़ेगा, एप्सिलॉन, और उस एप्सिलॉन के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी के की। सुन रहे बात कि नहीं? एप्सिलॉन के ऐसे लिख दूं ज्यादा अच्छा लगेगा, एप्सिलॉन के। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, नॉट का मतलब है कुछ नहीं, नॉट जीरो, तो इसका मतलब है वो तो निर्वात या वायु का हो गया। अब अगर निर्वात या वायु का है तो इसको भी समझ लो थोड़ा सा। यहां पे मैंने के लिखा है, ये जो के है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं परावैद्युतांक। परावैद्युतांक एक ये समझ लो कि ये एक, जैसे अपवर्तनांक सुना है तुमने, जल का अपवर्तनांक होता है, हर एक वस्तु का अपवर्तनांक, इसी तरह ये परावैद्युतांक है, इसको समझना आगे आएगा ये जब कैपेसिटर पढ़ाऊंगा। तो ये जो परावैद्युतांक है के, ये सबके लिए अलग अलग होता है। और निर्वात या वायु के लिए अगर परावैद्युतांक की वैल्यू तुमसे को पूछता है, निर्वात या वायु के लिए, तो वो परावैद्युतांक कितना होता है निर्वात या वायु के लिए, के इज इक्वल टू होता है 1। 1 एग्जैक्ट नहीं होता, थोड़ा थोड़ा अलग होता है, लेकिन 1 मान सकते हो। निर्वात और वायु के लिए के की वैल्यू 1 है। अब ये बताओ, अगर मैं इस एप्सिलॉन नॉट के साथ के रख भी दूं, तो जब मुझे खुद ही पता है कि मैं एप्सिलॉन नॉट ले रहा हूं तो इसका मतलब वायु निर्वात है, और अगर मैं के का मान भी रखूं तो 1 ही आएगा। समझ में बात? और अगर मैं एप्सिलॉन नॉट ना रखूं, कुछ और रखूंगा, तो फिर जब मैं उसे कुछ और को रखूंगा तो मुझे के की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? समझ में आई बात? अगर हम एप्सिलॉन नॉट रखते हैं तो पक्का के 1 है, लेकिन अगर के नहीं है, कुछ और है, तो फिर के 1 भी नहीं होगा, के डिफरेंट होगा। जैसे मेटल के लिए अगर कोई हमसे पूछे कि कितना होता है, तो अनंत होता है मेटल के लिए। कागज के लिए 2.42 के आसपास होता है, सबके लिए अलग अलग होती है। जल के लिए 80 के आसपास ही वैल्यू होती है इसकी। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं, इन ये लिखवा दूंगा मैं सब कुछ तुम्हें, ठीक है, ये मैं नोट्स बना दूंगा तुम्हारे। तो ये जो वैल्यूज है हमारी के की, वो सबके लिए डिफरेंट है, लेकिन जैसे ही इसकी बात आती है एप्सिलॉन की, तो के कितना हो जाता है 1, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम समझ गए मेरा मतलब कि नहीं समझे? अब मैं यहाँ पर अगर के लिख भी दूं तो उसका फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 ही होगा। लेकिन अगर यहाँ एप्सिलॉन नॉट ना होकर एप्सिलॉन हो, तो क्या होगा भाई, तो हमें पक्का के को लिखना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे के 1 नहीं है। समझ गए कि नहीं समझे? सूत्र क्या है, सूत्र तो यही है कि एप्सिलॉन नॉट के, लेकिन के को लिखा क्यों नहीं, क्योंकि के 1 है। लेकिन अगर यहाँ एप्सिलॉन हो तो इसका मतलब के 1 नहीं है, अब के कुछ और है, और उसको लिखना पड़ेगा यहाँ। तो मैं समझ में आई बात? अब यहाँ पे मैं एप्सिलॉन लिख देता हूँ और के को हटा देता हूँ, क्योंकि के तो 1 है, ये मैंने समझा देता हूँ साइड में सारा। और सबके डिफरेंट डिफरेंट के लिए, माध्यम के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती है। तो ये हमारा के है। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट क्योंकि पक्का निर्वात वायु के लिए, तो इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। और इसकी देखो, एप्सिलॉन यहाँ है, के यहाँ है, इसका मतलब अगर मैं एप्सिलॉन को यहाँ ले जाऊं तो के वहां पहुंच जाएगा, तो के की यूनिट की अपोजिट यूनिट होंगी इसकी। एप्सिलॉन की यूनिट के की यूनिट के अपोजिट होंगी। के की यूनिट क्या है, कूलॉम स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर, प्रति कूलॉम स्क्वायर। समझ गए, अपोजिट यूनिट। एक बात और, यहाँ पे कैपिटल के है, ध्यान रखना, जो परावैद्युतांक है ये कैपिटल के है, और जो स्मॉल के है वो कूलॉम का नियतांक है, ठीक है। यानी ये भी कांस्टेंट ही है एक, लेकिन हर एक मेटल के अलग अलग। हम समझ रहे कैसे, जैसे एयर के लिए कर रहे हैं, तो एयर के लिए वो जब तक प्रैक्टिकल होगा एयर के लिए 1 ही रहेगा, लेकिन अगर हम पानी भर दिया हमने तो पानी के लिए डिफरेंट वैल्यू हो जाएगी उसकी, यानी कि फिर वो 1 नहीं रहेगा। तो इसका मतलब वो जब तक पानी के लिए एक्सपेरिमेंट है तब तक कांस्टेंट है, इसलिए उसको कांस्टेंट कहा गया परावैद्युतांक, परावैद्युत का अंक। परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, फिर ये क्या होते हैं, वो चैप्टर का तो पता नहीं मुझे, जब संधारित्र पढ़ाऊंगा मैं तब पढ़ाऊंगा, तो ये क्या होते हैं परावैद्युतांक समझेंगे डिटेल में। अभी जो तो मैं समझाया वो समझ में आया तुम्हारे कि नहीं आया? आ गया। तो हमारा एक्सपेरिमेंट क्या बना, मतलब कूलॉम्स लॉ क्या हुआ, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर। और अगर पूरा लिखना चाहते हो तो के भी लिख दो, पक्का में पता है के वन है, लेकिन अगर लिखना है तो लिख सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यहाँ पे पता है कि के जो है हमारा वन है। ठीक, एप्सिलॉन नॉट लिख रहे तो के वन ही होगा। इतना क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? नोट करना है। तो के की वैल्यूज लिख लो, वैल्यूज ऑफ के, वैल्यूज ऑफ के। के की वैल्यू किसके लिए क्या हो सकती है? के की वैल्यू अगर जल के लिए लोगे तो के की वैल्यू हो सकती है 80 या 81 के आसपास तक। ठीक है, परावैद्युतांक के की जो मतलब है वो जल के लिए, वाटर के लिए इतना हो सकता है। के की वैल्यू हो सकती है 3.7 पेपर के लिए, कागज। के की वैल्यू हो सकती है कितनी? इनफाइनाइट, अनंत, मेटल के लिए। कोई भी मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं दुनिया में, सबके लिए के की वैल्यू अनंत होती है। अब आते हैं के का मात्रक। तुम पूछ रहे थे के का मात्रक क्या होगा भाई, चलो के का मात्रक देख लेते हैं। देखो के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अगर मैं ये लिखूं, के का मात्रक नहीं, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक था शायद। देखो तुम्हें याद करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि पेपर में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखी रहती है और मात्रक भी साथ में लिखा रहता है, तो याद करने की जरूरत नहीं बनती है। फिर भी अगर कोई पूछे तो कैसे निकलेगा? देखो हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन, या F इज इक्वल टू होता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये पता है तुम्हें सबको? F क्या है? न्यूटन। K का पता नहीं। Q1 Q2 क्या है? आवेश। आवेश क्या होता है? कूलॉम। तो ये कूलॉम स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या है? रेडियस, डिस्टेंस, तो मीटर स्क्वायर होगा। और अगर मीटर स्क्वायर होगा तो K की वैल्यू बताओ क्या बनी इस K की? ये K क्या हुआ जल्दी बोलो। अरे इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और कूलॉम स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्रति कूलॉम स्क्वायर। और प्रति को अगर हम चाहें तो इसको हटा के क्या लिख सकते हैं? माइनस। समझ आई बात? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर, तो क्या बना? के का मात्रक। और मैं तुमसे कह रहा हूँ कि के के मात्रक को यहाँ रख दो, के के मात्रक को यहाँ रख दो, तो एप्सिलॉन नॉट कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से यूनिट निकालना चाहता हूँ तो एप्सिलॉन नॉट तो यहाँ चला गया, और नीचे क्या बचा? 1/4 पाई के और कैपिटल के। मैं अभी बोल रहा हूँ कैपिटल के का मात्रक है नहीं, ये तो जस्ट एक वैल्यू है। 4 पाई का तुम्हें पता है वैल्यू है, इसका मात्रक नहीं होता, तो मात्रक किसका होगा? बस के का मात्रक होगा। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा? जो के का मात्रक है उसका अपोजिट। तो के का मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा? कूलॉम स्क्वायर जो है प्रति में है, डिवाइड में हो तो ऊपर चला जाएगा, और ये आ जाएगा नीचे न्यूटन इनवर्स मीटर माइनस 2। समझ आएगा? कूलॉम के नियम का सदिश रूप, स्केलर स्केलर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम के नियम का स्केलर क्यों लिख दिया मैंने? वेक्टर, वेक्टर फॉर्म, यानी कि सदिश निरूपण या सदिश रूप हो गया। तो अब ये सदिश रूप कैसा होता है? अच्छा एक बात और, जहां पे तुमने देखा होगा ना, हम लिखते हैं निर्वात, लिखते हैं निर्वात, उसे मुक्त आकाश भी लिखा जा सकता है। मैं फिर से इस बात को थोड़ा सा फोर्स करूंगा तुम्हें कि भाई जब भी तुम हिंदी पढ़ो तो हिंदी में वर्ड्स का बड़ा मीनिंग है। एक वर्ड अगर डिफरेंट आ गया जो तुम्हारे याद नहीं है और वो हिंदी का वर्ड है, तो तुम्हें बहुत दिक्कत हो जाएगी वहां पे, है ना? इसलिए वर्ड्स याद रखना। निर्वात को मुक्त आकाश भी कहते हैं। पेपर में लिख देंगे मुक्त आकाश के लिए के का मान है, और नीचे ऑप्शंस होंगे, फिर तुम ढूंढते रहिए मुक्त आकाश क्या होता है, ना पता होगा। तो मुक्त आकाश का मतलब है खुला आसमान। खुला आसमान का मतलब है तो निर्वात होगा या हवा होगी, तो ये निर्वात ही है और कुछ नहीं है। अच्छा, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या है? देखो अगर ये हम इसका सदिश बनाएंगे, ये हमारे एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक, इन दोनों एक्सिस के बीच में मैंने दो आवेश ले लिए। एक तो आवेश ये हो गया, कितना हो गया? Q1, और एक आवेश ये हो गया Q2। Q1 Q2 दो आवेश है। तुम कैपिटल Q ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने पहले बताया तुम्हें। मेरा हाथ Q छोटे पे चलता है तो मैं छोटा लूंगा। देखो इसमें यहाँ पे अगर इसको हम ऑरिजिन से मिला दें, इसको ऑरिजिन कहते हैं, ऑरिजिन मतलब ओ, जानते हो तुम? ऑरिजिन मूल बिंदु, ओ है, सेंटर है, ओ और ऑरिजिन। और इसको भी अगर ऑरिजिन से मिला दें, तो ये दोनों ऑरिजिन से मिला दिए। ये जो ऑरिजिन से मिलाया मैंने, यानी कि इसको मूल बिंदु से मिलाया, केंद्र से मिलाया किसी आवेश को, तो उसे क्या आ जाता है? सदिश, स्थिति सदिश। स्थिति सदिश, सुन रहे कुछ बात? स्थिति सदिश किसे कहते हैं? किसी भी आवेश को या किसी भी बिंदु को, आवेश छोड़ो कुछ भी हो, कोई भी बिंदु हो सकता है, किसी भी बिंदु को अगर तुम मूल बिंदु से मिलाओगे, किसी भी बिंदु को मूल बिंदु से मिलाओगे, जो रेखा होगी, जो मिलाने वाली रेखा होगी,
उसकी एक डायरेक्शन होगी मूल बिंदु से लेके उसकी तरफ, और इसे कहा जाता है स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ऐसे ही अगर Q2 है तो ये पोजीशन वेक्टर जो है, पोजीशन वेक्टर को हम R से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना पोजीशन वेक्टर को R से डिनोट किया जाता है, तो ये R1 हो जाएगा। R1 क्यों हो जाएगा, क्योंकि Q1 को मिला रहा है। तो ऐसे ये क्या होगा, इसकी दिशा ये होगी, तो ये R2 हो जाएगा। कोई डाउट, कोई डाउट तो ये बता दो मुझे, नहीं है। अगर इन दोनों को मिलाऊं तो ये इनके बीच का विस्थापन हो जाएगा, है ना, विस्थापन 1 से लेकर 2 तक, या 2 से लेकर 1 तक, दोनों दिशाएं हो सकती है इसकी, मैं दोनों लिख देता हूँ। एक दिशा क्या होगी, ये तो होगी हमारी R1 से लेकर 2 तक, और अगर मैं इसको मानता हूं दिशा तो ये क्या बन जाएगी, R2 से लेकर 1 तक। ये दोनों एक ही जगह पे हैं और उतनी ही डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ध्यान रखना इस बात का। अब तुम्हें इनमें से कोई सी एक लेनी है, वो अभी बताऊंगा सामने, आगे चलते रहेंगे। तो हमारी दिशाएं अलग अलग होगी, इसकी एक दिशा इधर से इधर और एक दिशा इधर से इधर, ठीक है, ये दोनों दोनों समान ही है, इनमें कोई फर्क नहीं है। अच्छा जी, अब अगर हम देखते हैं, तुमने पढ़ा होगा सदिश योग, सदिशों का योग पढ़ा है, नहीं पढ़ा, सदिशों का योग। दो सदिश तुम्हारे पास हैं, मान लो ये सदिश ए है और ये एक सदिश बी है, और तुम्हें ये क्यों लिख दिया मैंने, ये सदिश बी है, और तुम्हें वेक्टर ए को वेक्टर बी में ऐड करना है, कुछ एंगल थीटा होगा इनके बीच में, हमें नहीं पता कितना है, तो तुम इन्हें ऐड कैसे करोगे। तुम्हारे पास क्या टेक्निक है जो इन्हें जोड़ सकते हो, दो टेक्निक होती है, तो ट्राइंगल मेथड, और एक होता है जिसको हम चतुर्भुज, समचतुर्भुज रूप कहते हैं, या चतुर्भुज का रूप कहते हैं, यानी कि पैरेललोग्राम मेथड। तो पैरेललोग्राम और ट्राइंगल मेथड को थोड़ा सा साइड रखते हुए अब तुम 12th में आगे थोड़ा डीपली समझो। देखो ये बी है, ये ए है, कोई भी वेक्टर तब जोड़ सकता है जब दो वेक्टर कंटिन्यूएशन में हो। कंटिन्यूएशन का मतलब क्या है, लगातार हो, एक वेक्टर खत्म हो दूसरा स्टार्ट हो जाए, समझे कुछ बात, एक वेक्टर कहीं एंड हुआ और दूसरा वहीं से स्टार्ट हो जाए जहां से पहला एंड हुआ है, तो हम वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। अगर कोई वेक्टर दोनों एक जगह से स्टार्ट हो रहे हो, जैसे ये है, कोई इनिशियल वेक्टर एक जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम इन वेक्टर्स को अभी नहीं करेंगे, हमने पहले क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे जो उनकी दिशाएं एक जैसी हो जाए। मतलब अगर मैं इस वेक्टर को उठा के, देखो ये वेक्टर दिख रहा है तुम्हें, तो ये थोड़ी जरूरी इस वेक्टर को यहीं रखो। इस वेक्टर का मतलब क्या है, वेक्टर के अंदर दो चीजें हैं, एक तो है परिमाण कि उसकी वैल्यू कितनी है, 10 है, 50 है, 100 है, जो भी है, मीटर का है कि किलोमीटर का है, और एक उसकी दिशा। तो तुम इसे ऐसा करो, इस वेक्टर को उठा के यहां से सरका के यहां ले आओ, यहां देखो, यहां से यहां, तो यहां से अगर वेक्टर यहां आ जाएगा तो ये कुछ ऐसा ना हो जाएगा, ये अभी ए ही है, ये अभी ए है, ये बताओ क्यों, क्योंकि ना तो मैंने इसकी लेंथ में चेंज करा तो परिमाण नहीं बदला, और ना मैंने इसकी दिशा बदली। देखो अभी उधर देख रहा है, अभी उधर देख रहा है, यानी कि दिशा भी सेम है। बट अभी क्या हो गया, ये अगर यहां से एंड हुआ है तो यहां से स्टार्ट हो गया, है ना। इसी वेक्टर को ऐसा लिखा जाता है, जब तुमने 11th में पढ़ा होगा कि एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो इसके समांतर यहाँ एक रेखा खींच दो, इसके समांतर यहाँ एक रेखा खींच दो, जहां मिलाएंगी वहां आपका वो बन जाएगा, है ना, ये पढ़ा होगा तुमने। अब मैं उसे समझा रहा हूँ तुम्हें कि इसे छोड़ो, इस पा जाओ, ये समझ में आया क्या करा। अब अगर इस वेक्टर को उठा के यहाँ ले, तब ये एंगल के चक्कर मत पड़ना, है ना, कि एंगल क्या है, ये बी है, ये ए है। अब तुम्हें ऐसा करना है, यहां से चले और फिर यहां से यहां चले, अब यहां से यहां मत जाना, इस सर्कल को अपोजिट साइड में जो बंद करता होगा, इस कंटिन्यूएशन को, इस लगातार जो चल रहे हैं इनको जो अपोजिट साइड में बंद करता होगा, वो इन दोनों का सम होगा, इन दोनों का योग होगा। मतलब अगर मैं इस वेक्टर को यहां से स्टार्ट करके यहां एंड कर दूं, तो देखो यहां चला, यहां चला, और ये अपोजिट हो गया ना, बट चलना तो हमें यहां था इधर, तो ये अपोजिट हो गया इनके, तो जो अपोजिट हुआ ये इन दोनों वेक्टर्स का सम है, यानी कि ये ए प्लस बी है। बात समझ में आई या नहीं आई। मैंने पहले इस वेक्टर को उठाया, यहां रखा, और यहां रखने के बाद क्या हुआ, ये जो वेक्टर है और ये जो वेक्टर है, ये है चला, ये है चला, बट ये अब ये ऐसे जाना चाहिए था, सब सर्कल कंप्लीट हो जाता, बट ये तो उल्टा जा रहा है, और जो उल्टा जाएगा इन दोनों को छोड़ के वो हमारा सम होगा। समझ में आई बात। देखो ऐसा बताओ, बताओ इनमें से कौन सा किसके बराबर है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, बोलो फटाफट। ए से मतलब ए एंड किया, वहीं से बी स्टार्ट हो गया। अब ये दोनों एक ही साथ है ना, कंटिन्यूएशन में ये, यानी कि दोनों के दोनों लगातार हैं, ये एक दूसरे के साथ। अगर ये लगातार हैं तो ये तो लगातार नहीं है, ये देखो तो अपोजिट हो गया इसके, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम ए को बी के साथ जोड़ दें तो वो सी के बराबर होगा। ठीक, आओ यहां, ये देखो क्या लिखा मैंने इसमें, लिख रखा R1, लिख रखा तुम R1 किसी को, ये बताओ अगर मैं इस R1 को लिखूं तो इस R1 यहां एंड हो गया, R1 यहां से कोई सा और वेक्टर चल रहा है इनमें से कोई सा, जल्दी बोलो, यहां एंड हुआ, यहां से ये ना चल रहा क्या, देखिए ये वाला, तो R1 में कौन सा जुड़ेगा, R12। अब ये किसके बराबर होंगे बताओ जरा, हैं जल्दी बोलो, R1 R12 और ये क्या है R2,
तो ये R2 के बराबर में हो गए, क्योंकि R2 अपोजिट है, समझ गए। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि R12 अगर निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, R2 माइनस R1, वही सभी वेक्टर है। समझ गए कि नहीं समझे, ये सभी वेक्टर्स हैं, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, सब वेक्टर है। क्लियर है ना। अच्छा अब देखो यहाँ एक बार ऐसे देखो, R2 से स्टार्ट करो, बोलो तुम बताओ मुझे, R2 से स्टार्ट करो, चलो कहाँ एंड हुआ R2, Q2 पे, Q2 पे एंड हुआ ना, तो Q2 से कौन स्टार्ट हो रहा है, हाँ R21, मिट गया, तो R21 दिख रहा नहीं है, तो ये Q21 से स्टार्ट हो रहा है, अगर मैं इसको ना लूं तो इसको ले लूं, एक ही बात होता है। तो अगर मैं यहां से एंड करता हूं तो यहां से ये स्टार्ट है, तो यहां पे किसको ऐड करना पड़ेगा, R21 को, भाई बराबर किसके होंगे, पक्का ये R1 के बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि R21 किसके बराबर है, R1 माइनस R2। तो ये ध्यान रखना कि जब भी तुम वेक्टर की क्वांटिटी को ऐड कर रहे हो, कोई वेक्टर तुम्हारे पास PQ, सपोज वेक्टर तुम्हारे पास क्या है PQ, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले Q लिखना पड़ेगा और फिर P लिखना पड़ेगा, अपोजिट होता है वेक्टर। देखो यहाँ देखो R2 R12 है, तो पहला कौन सा है 2 और फिर कौन सा है 1। इसी तरह जब तुम R21 लिखोगे तो ये मत करना R21 है तो इसका मतलब 2 पहला आएगा, नहीं, अपोजिट होता है वेक्टर, पलट के जुड़ते हैं हमेशा। तो क्या लिखना पड़ेगा, R21 को R1 माइनस R2 लिखना पड़ेगा। तो ऐसे अगर तुम्हारे पास PQ वेक्टर है तो पहले क्या होता होगा, पहले O से लेके Q पे जाओगे और फिर O से लेके P पे जाओगे, तो OQ माइनस OP होगा, OQ होगा, समझ में आई पोजीशन वेक्टर, डाउट तो नहीं कुछ इसमें। चलो अब देखो, अगर तुम्हें किसी भी सदिश राशि को लिखना है, सदिश राशि को अगर लिखना है तो सदिश राशि आपसे दो चीज डिमांड करती है, बताओ कौन कौन सी। एक तो परिमाण, परिणाम नहीं, परिमाण को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड, सुना है कभी नहीं सुना, मैग्नीट्यूड। और एक दूसरा क्या होता है, दिशा, डायरेक्शन। तो ये बताओ मुझे कि सदिश राशि में दो चीज होती हैं, तो ये बल सदिश है क्या, कूलॉम्स लॉ में हम क्या निकालते हैं, कूलॉम्स लॉ में हम निकालते हैं बल, तो क्या ये बल सदिश राशि है, हाँ बल सदिश राशि है। बल का सूत्र भी हमें पता है, बल का सूत्र है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेरी गुड। अगर मैं कहूं कि ये बल है तो ये बल का क्या है, परिमाण है। परिमाण ऐसा लिखा जाता है, पता नहीं, अगर कोई राशि सदिश राशि तुम्हारे पास A है तो इसका परिमाण कैसे लिखा जाएगा, A का मोड, क्योंकि सदिश राशि है तो वेक्टर होगा इसका, इस वेक्टर को अगर हम मोड के अंदर बंद कर दें तो ये इसका परिमाण कहलाता है, और खाली इसकी दिशा दिशा लिख दें तो वो दिशा है इसकी नॉर्मल। तो इसकी दिशा जो होती है, किसी भी वेक्टर की अगर दिशा निकालनी हो तो उसकी वेक्टर की दिशा को ऐसा लिखा जाता है, कैप वेक्टर। कैप का मतलब होता है स्थिति सदिश, स्थिति सदिश यानी कि बताता है कि वेक्टर किस दिशा में है, किस स्थिति में है। अगर तुम्हें कोई भी वेक्टर प्रूव करना है कि वेक्टर है तो उसमें दो चीज होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड और दूसरा दिशा। समझ में आई बात, दिशा को कैसे दिखाया जाता है, कैप से, कि भाई इसकी दिशा है। और अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ये A है और ये मैंने MB लिख दिया और मैंने इसके ऊपर वेक्टर लगा दिया, इसके ऊपर वेक्टर लगा दिया, तो इसका मतलब क्या है, ये वेक्टर रूप है नहीं है, हाँ ये वेक्टर रूप है, और ये पूरा का पूरा जो सूत्र है ये वेक्टर रूप है। अगर मैं देखो ऐसा लिखता हूं F इक्वल टू M में, समझना थोड़ा सा, तो मैंने F इक्वल टू M में कहीं वेक्टर लगाया, नहीं लगाया, तो ये वेक्टर रूप नहीं है। लेकिन अगर मैं वेक्टर लगाना स्टार्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर हो जाएगा। हम F के ऊपर वेक्टर लगा सकते हैं, हम A के ऊपर वेक्टर लगा सकते हैं। M कांस्टेंट, M वेक्टर नहीं होता है, M स्केलर क्वांटिटी होती है। अब यहाँ देखो, अगर मैं A को एक राशि मानता हूँ और B को एक राशि मानता हूँ तो इसमें M जो है वो कांस्टेंट है, A का वेक्टर B का वेक्टर दोनों दोनों बराबर बराबर है, इसका मतलब ये कि जो A की दिशा होगी वो B की दिशा होगी, समझ में बात। और अगर मैं ये लिखूं कि A वेक्टर बराबर इसमें M है और M वेक्टर ना हो, इसमें भी नहीं है, और अगर B भी वेक्टर ना है तो क्या करें भाई, तो क्या करेंगे, तो हम ये करेंगे कि कोई ऐसी राशि ढूंढेंगे जिसकी दिशा A की दिशा की तरफ हो। समझ में आई कुछ बात नहीं आई, मैं क्या कह रहा हूं तुमसे। अगर तुमने एक वेक्टर लिखा, कोई भी तुमने लिख दिया कि भाई जैसे कोई एक सूत्र है A बराबर XY, A की दिशा अगर X की दिशा के बराबर है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, Y की दिशा होगी नहीं उस टाइम पर, ठीक। अगर मैं कहूं कि नहीं भाई X तो कांस्टेंट वो है स्केलर, Y वेक्टर है, तो मैं Y की दिशा के साथ लिख सकता हूं। तो इसका क्या मतलब है, A की दिशा Y की दिशा एक है। अच्छा, अगर इनमें से किसी की भी दिशा ना हो तो क्या करें, तो हमें कोई अलग से क्वांटिटी ढूंढनी पड़ेगी जिसकी दिशा A की दिशा के बराबर हो। सुन गया तुम्हें, हो सकता है वो Z क्वांटिटी हो, तो हमें Z के साथ क्या लिखना पड़ेगा, कैप। मतलब क्या है, Z की दिशा। तो देखो एक्चुअल में हुआ क्या,
ए किसके बराबर था, एक्स वाई के बराबर था, ये तो था इसका मैग्नीट्यूड परिमाण, और जेड क्या है इसकी दिशा। तो अगर परिमाण के साथ दिशा की गुणा कर दें तो वेक्टर हो जाएगा। समझ में आ रही है अब दुनिया रही। अच्छा तो अब दोबारा समझो, दोबारा समझाता हूं तुम्हें। एक ए है क्वांटिटी और इसके साथ कौन है, एक्स है और वाई है। सपोज ए को वेक्टर बनाना है, ए वेक्टर है मतलब उसकी दिशा बतानी है, तो जो एक्स की दिशा है वो ए की दिशा के बराबर अगर है तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं। अगर एक्स में दिशा ही नहीं है तो हो सकता है वो वाई की दिशा के बराबर, तो ऐसा लिख सकता हूं। अगर दोनों में ही दिशा नहीं है तो किसी तीसरी क्वांटिटी को वेक्टर बनाना पड़ेगा। जैसे कहते हैं मतलब के लिए गधे को बनाना पड़ता है, हमने बना लिया। अच्छा अगर इन दोनों में दिशा हो तो मौज आ जाएगी फिर तो क्या करेंगे, तो इन दोनों का या तो डॉट प्रोडक्ट होगा या इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ठीक है, वो मैं तुम आगे आगे समझाऊंगा। अगर डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो फिर हमें दोनों की क्रॉस से दिशा निकालनी पड़ती है, राइट हैंड थंब रूल्स, है ना, कि इधर से स्टार्ट होगी इधर दिशा होगी। अभी उसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ते, ज्यादा पढ़ोगे तो फिर सारा निकल जाएगा दिमाग में से। अभी तुम्हें जो समझा रहा हूँ समझो। एक सदिश राशि है एफ, ठीक है, एफ को मुझे क्या बनाना है, वेक्टर बनाना है। अभी एफ को हटाओ, एफ को लिखो सिंपल रूप में, यानी कि ये तो है अदिश रूप। अब अगर एफ का देखा जाए तो एफ की दिशा है कि परिमाण है, बताओ जल्दी फटाफट। ये सारा का सारा एफ का परिमाण है या दिशा है। मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है सदिश रूप। सदिश रूप के लिए क्या चाहिए, दोनों चीज चाहिए। तो परिमाण तो आपके पास ऑलरेडी है, इसमें किसी को प्रॉब्लम कि नहीं, मुझे प्रॉब्लम है जिसका है बताओ मुझे, नहीं है तो इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा तुम्हें, इस परिमाण के साथ क्या लगाना पड़ेगा तुम्हें, दिशा, कि ना। अभी बताओ इसमें जो बल लग रहा है वो बल किस डायरेक्शन में है, इसमें जो बल लग रहा है वो किस डायरेक्शन में, देखो ये इस पे ये वाला बल लगा रहा होगा और इस पे ये वाला बल लगा रहा होगा। ये दोनों के दोनों हमने पॉजिटिव मान लिए, सपोज ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इन पे कैसा बल लग रहा होगा जरा बताना। इस पे बल बाहर की तरफ लगेगा और इस पे बल इधर लगेगा, सही कह रहा मैं गलत, अपोजिट साइड में बल लगेंगे। ये जो बल लग रहा है, ये जो बल लग रहा है इस बल का क्या नाम है, इस बल का नाम है एफ। कौन से पे लग रहा है, अभी समझा थोड़ी देर पहले, सेकंड पे किसने लगाया, ये कौन सा बल है, वन पे लगने वाला, किसने लगाया, टू, तो ये F21 है, ये F12 है। ये जो F21 है ये सदिश है, बताओ ये किसकी दिशा में है। यहां तो मैं कुछ वेक्टर्स दिख रहे होंगे, यहां ये किसकी दिशा में है, देखो इसकी दिशा में तो है नहीं है, ये इसकी दिशा में, ये इधर जा रहा है, इसका एक मतलब नहीं है, इसकी दिशा में भी नहीं है, क्या ये इसकी दिशा में है, इनमें से किसी की, वेरी गुड, R12 इधर ही जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर F21 निकालना है तो दिशा किसकी लेनी पड़ेगी, R12 की। अच्छा इसकी देखिए जरा, F12 है ना, ये किसकी दिशा में है, R21 की। इसका मतलब बल अगर लगेगा तो वो किसकी दिशा में होगा, मतलब R की। वो हम बाद में देख लेंगे 12 है कि 21 है। सुंदर मैं क्या बोल रहा हूं, अगर बल कभी भी लगेगा तो बल किसकी दिशा में लगेगा, R की दिशा में, दूरी की। अभी थोड़ी देर पहले भी लिखवाया था मैंने 4 पॉइंट्स कि बल हमेशा दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। इसका मतलब दोनों को मिलाने वाली रेखा तो है R1 R। तो यहां पे अगर तुम्हें ये परिमाण मिल गया तो बताओ दिशा कहां से मिलेगी, जल्दी बोलो, त्रिज्या नहीं दूरी, दिशा मिलेगी हमें दूरी से, यानी कि R से, और R का क्या, कैप। समझ गए, बल का अगर सदिश बनाना है तो ये बल का परिमाण है और बल के परिमाण को अगर उसकी दिशा से गुणा कर दें तो वो सदिश बन जाएगा। तो क्या तुम्हें समझ में आई कि बल की दिशा R से निकलेगी या नहीं आई, समझ में आ गई। और जब भी तुम्हें कहीं पे ए कैप मिलता है तो उस ए कैप का मतलब होता है ए वेक्टर और डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का परिमाण। मतलब अगर मैं यहाँ पे आर कैप लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, आर वेक्टर और नीचे क्या, उस आर वेक्टर का परिमाण। परिमाण कैसे निकालते हैं शायद मैथ्स में जानते होगे तुम, स्क्वायर करते हैं आई जे के जो साथ होते हैं, याद है कुछ थोड़ा बहुत, पढ़ लेंगे जब न्यूमेरिकल करूंगा सब समझ आ जाएगा। जैसा कोई मुझे 2i + 3j + 4k तो तुम 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर करके रूट कर दोगे उनका, तो उनका परिमाण होता है। ठीक है, थोड़ा सा याद अगर आ जाए तो कोई बात नहीं, नहीं आएगा तो मैं समझाऊंगा, न्यूमेरिकल करूंगा। तो ये हमारा सदिश रूप हुआ बल का। अब ये बताओ मुझे, यहाँ दो बल है, एक तो बल है F21 जो इस पे लग रहा है, या F12 लिख लेते हैं पहले। पहला बल तो कौन सा है, F12, और एक बल है F21। मुझे कोई सा तुम्हारे में से ये बता सकता है कि F12 का सूत्र क्या होगा। पहले तो ये बताओ, अगर मैं इसे वेक्टर ना लिखूं तो क्या लिखूंगा, पहला मैं लिखूंगा इसमें k, किना किन दो के बीच में है Q1 Q2 अपॉन, बीच में दूरी भी तो है इनके,
हम वेक्टर नहीं ले रहे, हम तो सिंपल लिख रहे हैं हर चीज को। तो F12 के बीच में दूरी कितनी है? F12 कहाँ है? F12 ये है ना, ये तो है ये भाई, ये तो दूरी है। अब इस दूरी को दो तरीके से लिख रखा है, दोनों वेक्टर ही है। तो अगर मैं सदिश ना लूं तो मैं आर ही मान लूंगा खाली, क्योंकि फिर तो दिशा का मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर सदिश लिया है तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर दिशा देखनी पड़ेगी। तो ये बताओ, अगर मैं इसमें F12 लेता हूं तो इसका वेक्टर बना दिया मैंने जैसे, तो ये बताओ बीच में नीचे क्या लिखना पड़ेगा? दोनों के बीच की दूरी। तो ये बताओ, ये जो F12 है ये कौन सा बल है? ये वाला बल है। ये वाला बल इसने इस पे लगाया होगा कि इसने इस पे लगाया होगा? F1 पे लग रहा है, ये F2 पे लग रहा है। क्लियर है बात? तो अगर F1 पे लग रहा है 2, इसकी दिशा ऐसे है यानी कि ऐसे है, तो ये बताओ इनमें से कौन सी दिशा वैलिड है? इस वाले को लूं कि इस वाले को लूं? जल्दी बोलो फटाफट। R12 या R21? इसके लिए इसी की दिशा में, इसी की दिशा में, और इसी की दिशा में कौन है? R21। तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा? यहां लिखना पड़ेगा हमें R21। क्या इसका वेक्टर लिखूं? कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अभी तक क्या लिख रहा हूं? ये लिख रहा हूं, और ये क्या है? ये तो परिमाण है ना। तो हमें ये तो बस लिखना पड़ेगा कि 21 है, बट इसका वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है। इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, कर दिया। ये क्या हो गया? परिमाण। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? दिशा से गुणा। बताओ दिशा क्या है? दिशा है R21 की दिशा, और इसका क्या लेना पड़ेगा हमें? क्या? समझ गए? इसको और कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन R21, और इसका क्या है? स्क्वायर। और इसकी प्लेस पे क्या लिखा जा सकता है? R21 वेक्टर। और नीचे क्या? एक बात और, जैसे मैंने ये लिखा R वेक्टर, और नीचे क्या है? ये R वेक्टर का मोड। तो बताओ R वेक्टर का मोड का मतलब R का परिमाण है, और परिमाण को खाली भी तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो परिमाण को चुपचाप लिख दो, बोर्ड मत लगाओ, वेक्टर मत, स्क्वायर वो मत लगाओ, इस पर डायरेक्शन मत बनाओ। तो ऐसे अगर मैं R21 लिखूं तो नीचे ये लिखना पड़ेगा, देखो R21 का वेक्टर, उसका मोड। तो क्या मैं इसे मोड को हटा के, वेक्टर को हटा के तब भी काम चला लूं? नहीं, अब भी तो ये 21 ही है। और अगर ये अब भी 21 है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये इसके साथ ही है कि नहीं है? और अगर ये इसके साथ है तो ये क्या है फिर? K Q1 Q2 अपॉन R21 की पावर कितनी? 3, और ये R21 का वेक्टर। समझ आया नहीं आया? आ गया? अब नीचे वाले को करके बताओ तो कैसा करोगे फटाफट। ये बताओ, अगर मुझे F21 निकालना है तो क्या करूं? जल्दी जल्दी। सबसे पहले K तो कांस्टेंट है, अच्छा, Q1 Q2 अपॉन, ये तो नहीं है इसका उल्टा लिख देंगे तो हम, समझ में आ रही है? क्या लिखेंगे? R12 होल स्क्वायर। अच्छा, R12 स्क्वायर लिख देंगे। चलो वो मैं होल तो से लगा रहा हूं, कभी तुम इसे समझ लो 12 का स्क्वायर है, कुछ ऐसा ना समझ लो। और हो गया बस। ये तो परिमाण है, अभी तो दिशा रहेगी। हाँ, फिर K R12 स्क्वायर, R12 वेक्टर। हाँ, परिमाण का मतलब लगाओ कुछ भी है ना। अब K Q1 Q2 अपॉन R12 क्यूब और R12 वेक्टर। यहां पे कैप मत लिख दियो, कभी नीचे क्यूब भी लिख दो, ऊपर कैप भी लिख दो, तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यूब कब आएगा? हाँ, वेक्टर दिशा ये बता रहा है। अब हमने इसे क्या कर दिया? हमने देखो पहले ये लिखा था, तो इससे क्या पता लग रही थी कि जो 21 की दिशा है वो F की दिशा है। अब हमने इसे सॉल्व करके पूरे हुए ऐसे दिशा कहां से लिखेंगे हम? उसे गुणा करके। तो हमने पूरे को सॉल्व करा और इसे किस रूप में बदल दिया? इसे वेक्टर के रूप में बदल दिया। अब ये पक्का क्या बता रहा है कि ये एक वेक्टर है, इसे ढूंढो, और ये एक वेक्टर है, इसे ढूंढो, इनकी दिशा सेम है। और जो इसका चक्कर था ना कैप का, वो कैप का चक्कर नीचे क्यूब ने हटा दिया, क्योंकि कैप हटाने के लिए हमने नीचे क्यूब बना दिया इसका, एक और मल्टीप्लाई कर दी इसमें। तो जब तक क्यूब है और यहां वेक्टर है तब तक ये सदिश है, या कैप है तब तक ये सदिश है। और अगर तुमने कैप हटाया तो तुरंत किस रूप में पहुंच जाएगा? अदिश रूप में, जो मैंने तुम्हें यहां समझाया था। अब तुम्हारी समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? सदिश रूप कैसे बनते हैं? कोई भी क्वांटिटी सदिश रूप में हो सकती है जिसमें दिशा है, वो तब होगी जब हम उसका जो रूप निकालेंगे वो अदिश रूप होगा, क्योंकि उसमें हम दिशा नहीं देखते। और उस अदिश रूप में गुणा कर दी जाएगी दिशा की। दिशा गुणा कैसे करी जा सकती है? हम ये देखेंगे कि उस राशि में कोई ऐसी क्वांटिटी तो नहीं है जो उसकी दिशा के बराबर हो। समझो, अगर तुम्हें इसमें ऐसा दिखता कि भाई इसमें कुछ ऐसा दिखे हमें, तो
कि जिसकी दिशा एफ के बराबर है। देखो के की दिशा कुछ नहीं होती, के कांस्टेंट है, क्यू की तो दिशा होती नहीं क्योंकि अदिश है, तो दिशा किसकी बची, इसकी बची। ये डिवाइड मारा है, डिवाइड से दिशा नहीं पता लगती। अब ये नहीं कि जिसकी डिवाइड में है तो उसकी दिशा उल्टी हो जाएगी उसकी, नहीं ऐसा नहीं होता। हम ऐसा सोचते हैं कि ये तो उसका अपोजिट होगा। जैसा कोई तुमसे कह दे कि भाई एक राशि है x और एक राशि है y और एक है z, x की दिशा निकालनी है, y की कोई दिशा है नहीं और z की दिशा है, तो क्या z और x की दिशा अपोजिट होंगी ना, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई सूत्र नहीं होता। तो अपोजिट कैसे पता लगती है, फिर ऐसा पता लगती है कि अगर x बराबर y लिख दिया किसी ने तो उसका मतलब है जो x की दिशा है ये z लिख दो उसके साथ, x की दिशा है वो y की दिशा के बराबर है, और अगर मैं माइनस लगा दूं तो अपोजिट दिशा है। तो दिशा कैसे पता लगती है अपोजिट की, माइनस लगा के, ठीक है। अगर ऐसा लिख दिया जाए कि f बराबर माइनस एम में, तो उसका क्या मतलब हुआ, f की दिशा m की दिशा के बराबर तो है बट जस्ट अपोजिट साइड में है, ठीक है। यानी कि दिशा दोनों की है तो सही लेकिन अपोजिट दिशा है, ऐसे ऐसे, समझ गए। इसमें बताओ कौन सा इसका दिशा बता तुम देख के, मैं के की दिशा देख सकता, क्यू की देख सकता, क्यू की, और इसके आर से पता नहीं मतलब कुछ। अगर दिशा है भी या नहीं भी तो डिवाइड में है ना, हमें देखना है कि ऊपर वालों में किसी की दिशा तो नहीं पता। अगर दिशा पता है तो सीधी उसी की दिशा लिख दो, और अगर नहीं पता तो ये करना पड़ेगा सारा। अब समझ में आई तुम्हारे बात, तुम्हें समझ में आर अलग से क्यों लिखा इसका, क्योंकि इनमें से किसी की भी दिशा मुझे पता नहीं है, पता होती तो मैं इसी की लिखता। अब बताओ तुम्हारे समझ में आया क्या, आ गया कि नहीं आया, आ रहा है। तुमने इससे पहले बहुत सारे सूत्र पढ़े होंगे अब तक, अब तो मैं एक सूत्र और बताता हूँ जैसे तुमने पढ़ा, अभी तुम पढ़ोगे आगे जाके कि F जो है वो बराबर होता है क्यू ई के। F क्या है, बल है, बता रहा हूं मैं अभी। Q क्या है, आवेश है, और E क्या है, वैद्युत क्षेत्र। ये सूत्र है इनके बीच में, अभी पढ़ेंगे हम आगे जाके। तो इससे क्या सिद्ध होता है बताओ, इससे पता लगता है कि Q तो कुछ है ही नहीं, Q की दिशा पता ही नहीं। इससे क्या पता लगता है, इससे अरे यार क्या पता लगती है, इससे पूछ रहा हूँ। बल की दिशा है, हाँ जो बल की दिशा है, जो बल की दिशा है वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, जो बल की दिशा है वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये बताता है तुम्हें। समझ में नहीं आ रही तुम्हारे, जो दिशाएं दो एक साथ हैं इसका मतलब है कि जो बल की दिशा होगी वही ई की दिशा होगी। और अगर इसे ऐसा लिख दूं मैं तो इससे क्या पता लगती है कि जो बल की दिशा है वो ई की दिशा के उल्टा है, अपोजिट। अगर बल इधर कह रहा है तो ये इधर बताएगा, बल ऊपर है तो नीचे की तरफ है। अब बिना समझे इसमें मैं क्यों बता पाया, क्योंकि ई की दिशा खुद की होती है और एफ की भी दिशा है, बट इसमें मैं किसी और को क्यों ना ले पाया साथ में, क्योंकि कोई भी ऐसा है ही नहीं ऊपर जिसका वेक्टर बन सकता हो, इसलिए अलग से गुणा करनी पड़ेगी दिशा की।